बघा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 3.1 पाहत होता आपण. क्वेश्चन नंबर 6 पर्यंत केलं होतं. हाँ क्या देखा था हमने? फाइंडिंग प्रिंसिपल सॉल्यूशन सबसे शुरुआत में देखा था और उसके बाद देखा था हाउ टू फाइंड जनरल सॉल्यूशन. तो कौन हाँ आता बघा, आता एक गंमत करूयात आपण. आता मी इथून पुढं तुम्हाला विचारत राहील बरं का. नाही आलं तर काही हरकत नाही, फक्त याच्यावरून हे समजून घ्यायचं की आपण प्रॉपरली रिवाइज करत नाही. पण बाबा हे माणूस विचारतो म्हणून लेक्चरच नाही यायचं, हे धंदे करू नका. लक्षात येते का? हां, तर आपल्याजवळ जनरल इक्वेशन आहे साइन थीटा इज इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 0, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, tan थीटा इज इक्वल टू 0, कॉट थीटा इज इक्वल टू 0, सेक थीटा इज इक्वल टू 0, कोसेक थीटा इज इक्वल टू. मैंने आप लोगों को क्या बताया है, जब तक टॉपिक खत्म नहीं होता रोज उसके फॉर्मूला कॉन्सेप्ट को एक बार लिख के देखना है. तो टॉपिक खत्म होने में 7-8 लेक्चर्स लगते हैं, जिस साइज का टॉपिक उस हिसाब से. तो उतने दिन आप उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर रहे हो क्यूमुलेटिव वे से. रोज जितना बढ़ रहा है उसको भी रिवाइज कर रहे हो, पिछले वाले को रिवाइज कर रहे हो, तो वो आपके दिमाग में सही तरीके से बैठ जाएगा. तो साइन थीटा इक्वल टू 0 अगर इक्वेशन है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू n पाई होता है. और इसका क्या होता है? 2n प्लस 1. और इन सब के लिए n क्या होता है? z होता है. ये जो सॉल्यूशन है वही tan थीटा का होता है और ये जो सॉल्यूशन है वही cot थीटा का होता है. और इन दोनों को सॉल्यूशन नहीं होता. तो ये आपका पहले टाइप का इक्वेशन था. फिर हमने देखा कि अगर आपका इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इस फॉर्म में आता है तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 n अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू 0. फिर हमने तीसरा जनरल सॉल्यूशन देखा कि अगर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में आता है, इस फॉर्म में cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, और इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना है. तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? 2n पाई प्लस माइनस अल्फा where n belongs to z. फिर हमने देखा चौथा टाइप कि अगर मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा फॉर्म में है तो थीटा होता है n पाई प्लस अल्फा where n belongs to z. और लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन था कि अगर मेरे पास sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा. अगर ऐसा है तो इन तीनों का भी जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा n बिलोंग्स टू z. तो अगर आपके ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में है तो उनके जनरल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं ये हमने देखा. फिर हमने उसके पहले एक चीज देखी थी कि अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया है आपको एंड इफ दे आस्क अस टू फाइंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, तो हमारा ध्यान बस इस बात पे होता है कि जो दिया गया इक्वेशन है उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन मतलब थीटा के ऐसे वैल्यूज निकालना जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन वो थीटा के वैल्यू 0 से 360 के बीच में होने चाहिए. और 0 इंक्लूडेड है, 360 एक्सक्लूडेड है, क्योंकि 0 और 360 में से एक ही लेना है आपको, तो आपने 0 को प्रेफरेंस दे दिया. तो 0 और 360 के बीच का एंगल आपका जो भी होगा, जितने भी सॉल्यूशंस होंगे उनको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहा जाएगा. और हमने इसके ऊपर डिपेंडेंट एग्जांपल लिए थे, इसके ऊपर भी लिए थे. अब इसके ऊपर डिपेंडेंट एक क्वेश्चन बाकी है, उसको करेंगे. फिर उसके बाद कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन से उसको करेंगे. ठीक है? हाँ, चलिए तो आगे बढ़ते हम लोग. हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन. पहला इक्वेशन दिया है sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा. ठीक है, sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा दिया है. क्या करना है? इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है. तो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का आपको मतलब पता है. अब क्या ये इक्वेशन स्टैंडर्ड है बेटा? हाँ, सबसे पहले मुझे बताएं क्या ये स्टैंडर्ड है? स्टैंडर्ड का मतलब क्या होता है? अभी जो मैंने 5 इक्वेशन लिख के दिए थे, क्या ये उसके जैसा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. तो इसको क्या करेंगे? इसको उसके जैसे उनमें से किसी एक के जैसा बनाएंगे, तभी हम सॉल्यूशन लिख पाएंगे ना. हाँ, तो उनमें से एक जैसा कैसे बनाया जाए? तो साइन थीटा इज इक्वल टू tan थीटा दिया है. तो देखिए ये साइन में है, तो अगर मान लो मैं tan को लिख देता हूँ साइन बाय cos, तो क्या दिक्कत है? अब हम क्या कर सकते हैं?
इसको इधर लेके आया मैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में क्या करते हैं, साइन थीटा को कैंसिल कर देते हैं और फिर आपके पास क्या बचेगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1। फिर आप कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 है तो कॉस थीटा को आप 1 को लिखेंगे कॉस 0 और फिर कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा का जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। इसमें गलती हो जाएगी। इसमें क्या गलती हो रही है आपकी, साइन थीटा कैंसिल नहीं होना। साइन थीटा क्यों नहीं कैंसिल होगा, ठीक है, ये एक बात होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो बेसिक है, हाँ जीरो, क्या जीरो, साइन थीटा जीरो भी हो सकता है ना। क्या हम इस बात के लिए अश्योर है कि किसी भी नंबर से जब आप डिवाइड करते हो इक्वेशन में उस समय आपको इस बात की एश्योरिटी होनी चाहिए कि वो नंबर जीरो नहीं है, क्योंकि यहाँ थीटा अननोन है तो थीटा जीरो अगर हो सकता है, अगर थीटा जीरो हुआ तो फिर तो हमने गलत चीज कर दी, जीरो से डिवाइड कर दिया, ये उसका मतलब हो जाएगा। तो मेन चीज आपको ये समझ में आनी चाहिए कि आप जब भी किसी इक्वेशन में दोनों तरफ किसी नंबर से डिवाइड करते हो तब इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो नंबर जीरो नहीं है। तो यहाँ पर क्योंकि मुझे थीटा पता नहीं है तो हो सकता है कि अगर थीटा जीरो रहा तो साइन जीरो जीरो बनेगा और मैंने अगर साइन थीटा से डिवाइड कर दिया तो मेरे से गलती होगी, तो गलती हो जाएगी तो फिर सॉल्यूशन भी गलत हो जाएगा। तो हम लोग जब तक हमें पता नहीं होता कि कोई जीरो है या नहीं तो हम लोग उससे डिवाइड नहीं करते। फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बच जाता है, हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि साइन थीटा जो राइट हैंड साइड में है उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ, क्योंकि मेरा अल्टीमेट एम क्या है, मुझे इक्वेशन को सॉल्व करना है ना, मुझे इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो मैंने सबको एक तरफ ले आया, अब दोनों में से क्या कॉमन निकालूंगा मैं, फिर क्या बचेगा, cos थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब मैथमेटिक्स की दुनिया में जब दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 होता है तब कम से कम उनमें से एक 0 होना चाहिए। सो प्रोडक्ट ऑफ दिस टू इज 0, दिस इंप्लाइज आइदर sin थीटा इज 0 और cos थीटा माइनस 1 इज 0। अब ये तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, तो इसके हिसाब से दैट इज therefore थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। अब मेरे पास है cos थीटा इज इक्वल टू और cos थीटा इज इक्वल टू 1, इसको राइट हैंड साइड में लिखा है। cos के कौन सा एंगल के लिए वैल्यू 1 होता है, 90, 0 cos 0 के लिए वैल्यू 1 होता है, तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 0। अब इसको आप देखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा की तरफ, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा होगा तो थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा। तो यहाँ मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 0 n बिलोंग्स टू z। तो मतलब क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो आपको ये दोनों सॉल्यूशन लिखने की जरूरत है क्या, क्योंकि ये इसके अंदर ऑलरेडी समाया जा चुका है। ये क्या है, ये अगर मैं यहाँ पर नंबर रखते जाता हूँ तो जैसे मुझे यहाँ पर 2 पाई मिलेगा तो ये 2 पाई है यहाँ पे, मतलब ये बड़ा सेट है इसकी कंपैरिजन में, इसमें सिर्फ इवन मल्टीपल ऑफ पाई आ रहे हैं, इसमें क्या आ रहे हैं, इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और इसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई आ रहे हैं, मतलब इसमें नेगेटिव भी रहेंगे। आ रही बात समझ में, सॉरी नेगेटिव नहीं, ऑड भी रहेंगे, इसके अंदर ऑड मल्टीपल रहेंगे, यहाँ पर सिर्फ इवन आ रहे हैं। तो अगर मैं इस चीज को नजरअंदाज करके अगर मैं बोलता हूँ देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज दिस एंड दिस, तो उनको समझ में आएगा कि इसको ये बात समझ नहीं आ रही है कि वो क्या कर रहा है, दो बार एक ही चीज को लिख रहा है, क्योंकि ये चीज इसके अंदर समाई हुई है। समझ आ रही बात, हाँ? तो क्या लिखेंगे हम लोग, देयरफॉर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन फॉर गिवन trigonometric equation is theta is equal to n pi where n belongs to z। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, tan cube theta is equal to 3 tan theta, tan cube theta is equal to 3 times tan theta। क्या कर सकते हैं, क्या tan से डिवाइड करेंगे ना, क्योंकि हमें पता नहीं tan 0 भी हो सकता है और 0 हुआ तो गलत हो जाएगा, तो tan से डिवाइड नहीं करेंगे। फिर लेफ्ट में ले आइए उसको, tan क्यूब थीटा माइनस 3 tan थीटा इज इक्वल टू 0। आप दोनों में से क्या कॉमन निकालना है, tan थीटा को कॉमन ले लिया
तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 अगेन tan थीटा इनटू दिस ब्रैकेट इज 0. व्हाट दिस इंप्लाइज, दिस इंप्लाइज tan थीटा 0 होना चाहिए और tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए. तो tan थीटा 0 तो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, बच्चे को पता है. तो व्हाट दिस इंप्लाइज, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थीटा इज इक्वल टू n बाय n बिलोंग्स टू z. और यहाँ क्या मिलेगा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3. तो क्या करेंगे बेटा, tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर 60. tan 60 का वैल्यू कितना होता है, तो tan स्क्वायर लिख सकता हूँ ना मैं. देखो इसका अगर स्क्वायर रूट लेंगे तो फिर आपको प्लस माइनस लिखना पड़ेगा रूट 3 और वही होगा. तो उससे अच्छा है कि स्क्वायर ही रहने दो ना, दोनों पॉसिबिलिटीज आ जाएंगी उसके अंदर. आ रही बात समझ में? हाँ, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाय 3. नाउ वी नो दैट, क्या नो दैट, tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा this implies theta is equals to n pi plus minus alpha, n belongs to z and therefore general solution, याचं जनरल सोल्युशन काय झालं, theta is equals to n pi plus minus pi by 3. तो इसमें तो रैशनल भी आएंगे, ठीक है. हाँ, तो इन दोनों को अलग अलग रखते हैं. हाँ, मतलब जो भी आएंगे. तो थीटा इज इक्वल टू n पाई एंड थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर दिस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. क्लियर है? बोर्ड में भी लिखना है तो इसी तरीके से लिखना होता है, प्रॉपर रीजनिंग देनी पड़ती है. आगे बढ़े. क्वेश्चन नंबर 3. हाँ, cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करने का एक खास तरीका है, इसको समझेंगे. क्या तरीका है कि मुझे आप बताइए कि अगर मेरा तो एक ही अपना तो एक ही फंडा होता है कि अगर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन निकालना है तो क्या फंडा है अपना कि भैया उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लाइए. मेरे पास 5 स्टैंडर्ड इक्वेशन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन उन्होंने जिस तरीके से भी दिया है, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आऊं. अब तक के क्वेश्चन में हमने क्या किया, मेरे पास ये दिया हुआ था, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म था? नहीं, मैंने थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला अप्लाई किया और इसको sin थीटा 0 एंड cos थीटा 1 स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया. मतलब मैंने इसको sin थीटा 0 एंड cos थीटा cos अल्फा के फॉर्म में आया, तभी मैं जनरल सॉल्यूशन लिख पाया. क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? ऐसा कोई इक्वेशन देखा हमने उन 5 इक्वेशन में कि tan क्यूब थीटा 3 tan थीटा है तो उसका जनरल सॉल्यूशन ऐसे लिखना है? नहीं देखा. फिर हमने थोड़ा सा सिंपलीफाई किया और इसको या तो tan थीटा 0 या tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में लाया. That means we have made this in the form of standard equation. तो अब बात यह है कि इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन में कैसे लाया जाए. तो एक जो कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला होता है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम इसको उस फॉर्म में ला सकते हैं. कैसे? देखिए, यहाँ cos है, यहाँ sin है और सौभाग्य से cos और sin का वैल्यू किसी एक एंगल के लिए कॉमन आता है 45 स्टैंडर्ड एंगल्स में से. तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन में आपने 1/√2 से इस वाले को मल्टीप्लाई कर दिया, इस इक्वेशन को लेफ्ट में, और इधर भी 1/√2 से मल्टीप्लाई कर दिया, या कह सकते हो कि √2 से डिवाइड किया. दोनों तरफ इक्वेशन के दोनों तरफ क्या किया आपने, √2 से डिवाइड कर दिया. अब इक्वेशन के दोनों तरफ √2 से डिवाइड करने से आपको क्या फायदा हुआ, देखिए 1/√2 अंदर चला गया इनटू cos थीटा प्लस 1/√2 अंदर चला गया इनटू sin थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 1/√2. तो इसको आप लिखेंगे cos A cos B प्लस sin A sin B. ठीक है, ये क्या हो गया, cos 45 डिग्री हो गया. तो क्या मैं इसको cos π/4 नहीं लिख सकता? और ये थीटा, और ये क्या हो गया sin π/4 into sin थीटा which is equal to 1/√2. तो ये cos A cos B प्लस sin A sin B हो गया. तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, दैट इज cos A cos B प्लस sin A sin B cos ऑफ
ए माइनस थीटा माइनस पाई बाय 4। कॉस के अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव इधर उधर हो जाए, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा। तो आप थीटा माइनस पाई बाय 4 लिखेंगे तो उसको पाई माइनस पाई बाय 4 माइनस थीटा भी लिख सकते हो। तो दिस इज इक्वल टू कॉस ऑफ पाई बाय 4। 1/√2 को क्या लिख सकते हो आप लोग? यहाँ पर जो रेशियो दिया है उसी का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा में लिखना है कि नहीं? ओ अरे 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 कळे काय? नाही कळलं. तिसरी वाली त्याच्यानंतर काय? हां याच्यानंतर कधी हां, this. हे बघ, हां बरं पहले असं cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 है। एक्चुअली यहाँ पर क्या हुआ है, ये इस तरीके के, इसका ढांचा इस तरीके का है कि अगर हम एक सर्टेन एडजस्टमेंट इसके अंदर कर दे तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आसानी से ला सकते हैं। और वो एडजस्टमेंट क्या है, तो मेरे पास एक कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला होता है cos ऑफ a प्लस b का, जिसको हम लिखते हैं cos a cos b माइनस cos ऑफ a माइनस b का है और cos ऑफ a प्लस b है। तो हमें यहाँ पर उल्टा मिल रहा है, तो मैं cos ऑफ a माइनस b को लिख रहा हूँ यहाँ पे cos a cos b प्लस sin a sin b। तो मुझे आप बताइए, अगर आपके पास ऐसा है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? तो हमारी कोशिश क्या है, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा जो होता है इसके अंदर एक cos होता है एक sin होता है। ये जो एक्सप्रेशन है इसमें दो टर्म्स हैं, एक इसमें दो टर्म्स है, एक ये टर्म है और ये दूसरा टर्म है। इस पहले टर्म में cos है और दूसरे टर्म में sin है। अब आप मुझे बताइए, इस इक्वेशन में दो टर्म्स है, एक में cos दिख रहा है एक में sin दिख रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में मेरे पास एक, मतलब हम कह सकते हैं कि मतलब मैं एक ट्राई कर सकता हूं इस चीज के लिए कि क्या मैं इसको cos a cos b प्लस sin a sin b के फॉर्म में ला सकूं, क्योंकि उसके लिए एक और जरूरी होता है कि राइट हैंड साइड का नंबर भी उस तरीके से मिले आपको। तो अगर आपको cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 दिख रहा है तो आप सिंपली क्या कर रहे हो, √2 से दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हो। √2 से क्या कर रहे हो, दोनों तरफ डिवाइड कर रहे हो। तो इससे फायदा क्या होगा आपको, √2 से डिवाइड करने से फायदा क्या होगा, √2 को आपने सेपरेट कर दिया पहले टर्म के साथ, √2 को दूसरे टर्म के साथ सेपरेट कर दिया और यहाँ 1/√2 एज इट इज। अब 1/√2 को मैं cos 45 लिख सकता हूँ कि नहीं? 1/√2 को cos 45 लिख सकता हूँ और 1/√2 को मैं sin 45 लिख सकता हूँ। अब ये क्या दिखाई दे रहा है आपको, cos a cos b प्लस sin a। तो आपने क्या लिखा, cos ऑफ a माइनस b। तो पाई बाय 4 माइनस थीटा लिखिए, थीटा माइनस पाई बाय 4, इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे थीटा का वैल्यू लिखना है, इसलिए मैंने थीटा को पॉजिटिव रखा है। ठीक है, हाँ। अब मुझे बताइए, अब 1/√2 को भी मैंने cos के फॉर्म में लिखा, क्यों? क्योंकि अब मेरे पास cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा वाला फॉर्म मुझे यूज करना है। मी याला sin 45 भी लिखू शकलो असतो, पण काही फायदा झाला असता का? क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है। समझ में आ रही बात? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अब वी नो दैट, व्हाट वी नो, कि cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा हो इक्वेशन, तो सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू 2n बाय प्लस माइनस अल्फा होता है, वेयर n बिलोंग्स टू z होता है। हाँ, तो आप लोग इससे क्या लिख सकते हो, थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n बाय प्लस माइनस पाई बाय 4। अब यहाँ दो चीजें आई है, तो मैं क्या करूंगा, दो अलग अलग इक्वेशन बनाऊंगा। कैसे? एक बनाऊंगा मैं थीटा माइनस पाई बाय 4, लेफ्ट हैंड साइड में तो एक ही है, और इसको लूंगा मैं 2n पाई प्लस पाई बाय 4 के साथ में, प्लस पाई बाय 4 और माइनस पाई बाय 4 है ना। और दूसरा मैं लिखूंगा थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई माइनस पाई बाय 4। करते हैं क्या? थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाय 4 है ना। तो यहाँ पर दो इक्वेशन दिख रहे हैं आपको, लेफ्ट हैंड साइड दोनों में सेम आएगा, लेकिन राइट हैंड साइड में एक बार पॉजिटिव लीजिए, बीच वाला साइन एक बार नेगेटिव लीजिए। कमीत कमी हो नाही काही बोलत जा। मला आता हे बघा, मी आहे ना असं 10 मिनिटं उभं करणार बरं का तुम्हाला, तुम्ही अशी झोपेत जायला दिसले की मला म्हणतात, मी उभा करणार तुम्हाला सगळ्यांना, कळतंय का? आयुष
ये जाग जरा असं होय काहीतरी हाल थोडस हा नुसता असं दगडावून बसलेला आहे हो नाही 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 काही नाही आता तुम्ही असे झोपून जाता माहिती का पुरं लेक्चर वर याला अनुभव आहे चांगला हो नाही काहीतरी म्हणीत जा हो या क्वेश्चनला कसं सुद्धा सॉल्व्ह केलं तरी ते जनरल इक्वेशन ते करायला पाहिजे सेम येणार आहे सेम आपण आणखी एका पद्धतीने सॉल्व्ह करणार आहे याला. मी ही मेथड यासाठी सांगितली की बऱ्याच वेळेस तुम्हाला डिफरन्शिएशन मध्ये पण कामाला येते लक्षात येते का त्याच्यामुळं ही काय एक ट्रिक है समझा एक तरीका है कि आप कंपाउंड एंगल में कैसे कन्वर्ट कर रहे हो हाँ क्योंकि ये इस तरीके का इक्वेशन रहा तो आप ये चीज कर सकते हो ये पता होनी चाहिए बाकी तो हम ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके भी इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि अल्टीमेटली हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है ना हाँ मग ये समझा हाँ इकडे बघा मला पैसे भेटते त्याचे शिकवण्याचे मैं आप अक्सर शिकवलं तर आमचे क्लास बंद होते तो क्या होगा ये थीटा माइनस पाई बाय 4 इज इक्वल टू हाँ तो पाई बाय 4 को उधर ले जाइए मुझे थीटा चाहिए ना थीटा चाहिए तो थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा 2n पाई पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 और 45 प्लस 45 पाई बाय 2 90 n बिलोंग्स टू z और हाँ ये आप ये कैंसिल हो जाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z तो सॉल्यूशन क्या हुआ आपका दिए गए इक्वेशन के लिए थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस पाई बाय 2 थीटा इज इक्वल टू 2n पाई आगे आ जाओ बेटा छोटे बच्चे हैं पीछे आगे बैठते जाओ बड़े बड़े बच्चे आगे बैठेंगे तो पीछे वाले उसमें ढक जाएंगे तो ये क्या हो गया ये जनरल सोल्यूशन हो गया इसको लिख लो इसी क्वेश्चन को हम एक और अलग तरीके से करेंगे ठीक है हाँ अब इसी क्वेश्चन को मान लो कि ऐसा नहीं करना हमें तो क्या कर सकते हैं cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 है क्या करना है ओके स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा sin 2 थीटा 1 प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 1 1 कैंसिल हो जाएगा sin 2 थीटा और 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाएगा तो sin थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 0 और cos थीटा इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0 तो थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा n पाई n बिलोंग्स टू z और थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा अल्फा मतलब 0 n बिलोंग्स टू z एक टर्म मध्ये घेऊन गेलो तर sin 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा cos थीटा तर cos थीटा इक्वल टू 0 2n प्लस डायरेक्ट थीटा इज इक्वल टू n पाई सॉल्यूशन येईल ना काय झालं cos थीटा इक्वल टू 0 cos थीटा इक्वल पाई बाय 2 आएगा ना हां cos थीटा इक्वल टू 0 तो जनरल सॉल्यूशन 90 लाइक cos थीटा इक्वल टू 0 सॉरी 2n प्लस 1 into pi by नहीं एक मिनट मैंने क्या किया आपने 0 करेगा cos थीटा इज इक्वल टू 0 है ओके मैंने गलत लिखा थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z अगर मान लो मैंने क्या किया 2 sin थीटा into cos थीटा को मैंने लिखा sin 2 थीटा इज इक्वल टू 0 तो मैं क्या करूंगा 2 थीटा इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा n पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z अब फिर लग सकता है कि ये और ये अलग आ गए हैं तो वैल्यू डाल के देखिए कुछ अलग नहीं होगा जैसे 1 पुट करके देखिए तो वन सिर्फ वन में फिर ऐसा नहीं करने का सिर्फ वन नहीं कम से कम 10-15 तो लेने को मांगता है ठीक है रहना सही है मतलब अब अगर आप सिर्फ 1-2 ही लेंगे मतलब अगर आपको ढूंढना है कि कोई आया सर्वे करने के लिए कि चलो भैया संभाजी नगर में जो लोग रहते हैं
तो वो कितने इंटेलिजेंट है, एयरपोर्ट रहते हैं कि होटल। अब वो रास्ते से चलते चलते दो लोगों को रोका उसने और उसने उनका एनालिसिस किया और उसने लिख दिया कि संभाजी नगर में बहुत होशियार लोग रहते हैं या फिर बहुत येड़े रहते हैं, तो गलत हो जाएगा ना। हम क्या कहेंगे, अरे भाई तू दो को ही देख रहा है, कम से कम संभाजी नगर के 200 पार्ट्स कर, हर पार्ट्स में से 10-10 बंदे उठा। स्टैटिस्टिकली ऐसे ही होता है ना कि अगर आप जनरलाइजेशन करना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से सोचेंगे आप। ऐसे रैंडमली अगर किसी को भी उठा के रिजल्ट लिख दिया तो फिर तो गलत ही लगेगा। तो आप अगर सिर्फ एक आध वैल्यू को देख रहे हो तो ये वैसे मैच नहीं करेगा ना। सर तो इसमें सबसे बिगर सेट कौन सा है? इसमें बिगर सेट यही है। यही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ऑड वाला भी आ रहा है, मतलब ये जो π/2 वाला केस है ना वो भी आ रहा है इसके अंदर। हाँ। अब ये क्या है, ये ऑड है और ये क्या है, इवन एंड बोथ है। तो लेकिन इसके अंदर π/2 वाला सीन नहीं है, ये मल्टीपल ऑफ पाई है। अब इसमें आपको पाई वाला सीन भी मिल सकता है। आपने n की वैल्यू 2 रख दी तो आपको पाई का वैल्यू मिल जाएगा, पाई के फॉर्म में आ जाएगा। n आप इवन रखते जाइए आपको ये वाला सेट मिलेगा, n आप ऑड रखते जाइए आपको ये वाला सेट मिलेगा। एक और तरीके से कर सकते हैं, मतलब फॉर्मूले होते हैं और क्या होता है तरीका, मतलब कोई और अलग नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस और अलग तरीके से फॉर्मूला इस्तेमाल करके भी किया जा सकता है। वही होता है, फॉर्मूले आखिरकार एक ही तरीके से तो आते हैं एक ही जगह से। जैसे cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, तो आपने क्या लिखा है इसको, sin थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा। कोई ऐसे भी कर सकता है। स्क्वायरिंग एंड एडिंग वाली अगर बात मान लो याद नहीं आई तो किसी ने क्या कर दिया, cos थीटा को उधर भेज दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि sin थीटा और 1 माइनस cos थीटा के लिए मेरे पास फॉर्मूला है। sin थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 और 1 माइनस cos थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अगेन डोंट कैंसल sin थीटा बाई 2 फ्रॉम बोथ साइड्स बिकॉज वी डोंट हैव राइट्स। तो मैं क्या करूँगा, 2 को तो भैया कैंसिल कर सकते क्योंकि 2 0 नहीं है, पूरी दुनिया जानती है 2 0 नहीं है। 2 है 0 0 है, ना 2 0 है ना 0 2 है। sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2 माइनस sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 0। दोनों से क्या कॉमन निकलेगा, sin थीटा बाई 2। ब्रैकेट में क्या रहेगा, cos थीटा बाई 2 माइनस is equal to 0. So what this implies, either sin theta by 2 is equal to 0 or cos theta by 2 minus sin theta by 2 is equal to 0. अब इसका तो मिल जाएगा, थीटा बाई 2 मतलब क्या होता है, n का होता है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, cos थीटा बाई 2 माइनस sin थीटा बाई 2 को cos theta by 2 से डिवाइड करें। काय डिवाइड केलं ते cos ए तसं नाही ना, डिवाइड करायची बोलीच नाही आपली, डिवाइड करायची बोली का कमून नाही आहे, 0 आहे की नाही माहित नाही ना, 0 असला तर धप्पा परत राज्य द्यावं लागेल, कळतंय का? बोली आपण गेम खेळताना बोली लावतो, बोली असते ना आपली, एक टप्पा आउट, मी पाणी प्यायला चाललो माझ्यावर द्यायला, आमचा प्लेअर बाहेर गेला त्याच्या घरच्या बोलीला त्याला, मी त्याचा पिद्धू कळत होते मला काय रे, अरे सगळ्या जुन्या गोष्टी एंडेंजर्ड पेसीस झाल्या आता, सगळं जुनं आता विसरत चालले पोरं. काय नाही करू शकत मी त्याला, विसरा असेल सगळं विसरून जा, मराठी विसरा एक दिवस, बोला इंग्लिश मध्ये नसतं. हा ए त्याला काय करायचं रे, cos थीटा बाय इज इक्वल टू sin थीटा बाय 2. मग एक त्याला cos मध्ये आणा, नाही तर काहीतरी करा, इसको स्क्वेयरिंग करो और फिर cos के फॉर्म में आएगा, minus 2 sin theta by 2 cos theta by 2. हाँ cos square theta minus। अच्छा इसका स्क्वायरिंग करके इसको इधर लेके आऊँ तो cos 2 थीटा मिलेगा, मतलब इसका स्क्वायर करता हूँ तो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस
साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू 0 Whole square. ए अरे ह्याचा स्क्वेअर केलं परत याला इकडे आणलं असं whole square. उधर बोल स्क्वायर भी कर सकते हैं हम उसका अरे कुछ भी कर सकते बहुत कुछ कर सकते मतलब ये अब इसको और लिखो आप cos थीटा क्योंकि cos 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा cos थीटा को लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा काय जाण्याचं लक्ष नाहीये cos थीटा 0 म्हणजे एन केन प्रकारे तुम्ही सोल्युशन पर्यंत पोहोचू शकता कळते ठीक है तो चलो आगे बढ़ते फिर तो अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया लास्ट क्वेश्चन के अंदर चलो हम इसको तो फर्स्ट स्टेप में भी स्क्वायर कर सकते हैं किस वाले कौन से उसके के इसके sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो वैसे सॉल्व कर सकते हैं कहां पर फर्स्ट स्टेप में से हम जब वो cos थीटा प्लस sin थीटा इक्वल टू 1 वो क्वेश्चन तो उसको हम डायरेक्टली स्क्वायर कर दिया फर्स्ट स्टेप में तो जैसे कि sin स्क्वायर थीटा हां तो डायरेक्टली स्क्वायर किया माइनस cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर चलिए बताइए इसका स्क्वायर cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 1 है आप कह रहे हो दोनों तरफ का स्क्वायर करना है अब कैसे करेंगे बताइए cos स्क्वायर थीटा हां प्लस sin स्क्वायर थीटा तो दोनों कट कर दीजिए कौन कट हो जाएगा मतलब अभी पहले तो बात आपने स्क्वायर गलत किया मुझे आप बताइए आपके पास a plus b is equal to c है you are squaring on both sides like this a square plus b square is equal to c square इधर दो टर्म्स है तो स्क्वायर होल स्क्वायर बनेगा कि नहीं बनेगा आपने 2ab को मिस कर दिया दूसरी चीज हमने यहाँ पर स्क्वायर ही किया और कुछ नहीं किया जब इसका होल स्क्वायर बनेगा तो कुछ ऐसा लिखेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा इनटू sin थीटा एंड व्हिच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 तो ये 1 हो गया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो गया तो ये 1 इसके साथ में कैंसिल हो गया तो आपके पास बचा 2 sin थीटा इनटू तो स्क्वायरिंग करके ही किया ये आपने बोला मैं तभी समझ गया कि आप स्क्वायर गलत कर रहे हो इसलिए मैंने तो ये बहुत बार बच्चे मिस्टेक करते हैं कि जब आप होल स्क्वायर कर रहे हो देखो भाई ऐसा है कि अगर a इज इक्वल टू b है तो होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर कीजिए बट अगर आपके पास a प्लस b इज इक्वल टू 5 है और आप अगर होल स्क्वायर कर रहे हो तो आप सिंगल टर्म का स्क्वायर स्क्वायर लिख के हट नहीं सकते बाजू में क्योंकि यहाँ पर दो टर्म्स है अगर यहाँ पर a इंटू बी होता तो आप a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लिख देते स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड क्योंकि इसके अंदर प्लस हो या माइनस हो तो होल स्क्वायर करना पड़ता है समझ रहे हो बात को समझ रहे हो तो हटाओ अभी इसको हाँ चला पुढचा प्रश्न काय दिले रे मिसलेनियस सोबत सोडवा का आज घरी गेले ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनचे जेवढे क्वेश्चन दिले असते मिसलेनियस ते सोडून टाकायचे हो हां चला पुढे काय दिले रे कुठे गेलं ते नहीं क्वेश्चन काय आहे पुढचं अच्छा मैं इधर हाँ समझ आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस वो पेज पलट गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव सॉल्यूशंस नहीं 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 हाँ यही है नहीं नहीं हाँ यही है क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस हैव सॉल्यूशन देखो नौबत यहाँ तक आके पहुंची अब तक सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे अब बस इतना ढूंढ रहे हैं कि नीचे दिए गए किसको सॉल्यूशन है किसको नहीं है चलिए अब आप बताएंगे मुझे कैसे करना क्या करना पहला cos 2 थीटा इज इक्वल टू -1 को क्या सॉल्यूशन मिलेगा पूछ रहे हैं कि क्या इस इक्वेशन को सॉल्यूशन अवेलेबल है मतलब क्या ऐसा थीटा अवेलेबल है कि जिसको इसके अंदर रखेंगे LHS में तो RHS मिल जाएगा ये पूछ रहे हैं हाँ नेक्स्ट है आपके पास cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 नंबर 3 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3 नंबर 4 3 tan थीटा इज इक्वल टू 5 बताइए किस किस को सॉल्यूशन है सबसे पहले मुझे बताइए कैसे तय होगा कि सॉल्यूशन है कि नहीं
रेंज देख के भी कर सकते हैं ऐसा नहीं बोलना, रेंज देख करके ही कर सकते हैं। ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रेंज ये किया जा सकता है। दूसरा क्या है रे अपने पास, उतना ही तो है, वही ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को किसी वैल्यू के साथ में इक्वेट कर रखा है, तो हमको पता चलना चाहिए कि रेंज के अंदर आ रहा है कि नहीं। हमें पता है कि साइन थीटा -1 के नीचे नहीं होता और 1 के ऊपर नहीं होता। उसी प्रकार हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का हमें रेंज पता है कि नहीं। अभी यहाँ पे पूछूंगा तो सिर्फ 2-4 ही बच्चे बता पाएंगे या सब बता पाएंगे? बता पाएंगे सब लोग? है? चलो बताइए, हाथ ऊपर कीजिए ईमानदारी से, कितने लोग 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मुझे रेंज बता पाएंगे? कई लोगों की समस्या दिख रही है चेहरे पे कि उनको रेंज का मतलब पता नहीं है। कितनों को रेंज का मतलब पता है? कितनों को रेंज का मतलब पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज क्या होता है? रेंज का मतलब पता है? तो ठीक है, मैं इतना बता देता हूँ। देखो भाई, रेंज का मतलब होता है, जैसे मैंने लिखा साइन थीटा ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसका रेंज मतलब थीटा के अलग अलग वैल्यूज के लिए साइन रेशियो कहाँ तक जाएगा, क्या क्या वैल्यूज दे सकता है। ऑल पॉसिबल वैल्यूज फॉर ऑल द डिफरेंट एंगल्स, जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज होती है साइन की फॉर ऑल डिफरेंट एंगल्स, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, वो उसका रेंज होता है। तो इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के रेंज आप लोगों को पता होने चाहिए। क्या मैंने बताए थे आपको? बताए थे। मैंने ग्राफ भी निकाल के बताया था, सीधे टोपले उल्टे टोपले, साइन कॉस टैन के ग्राफ। तो देखो, साइन और कॉस का रेंज तो सेम है, -1 और 1 के बीच में क्लोज्ड इंटरवल। और कोसेक और सेक का रेंज ढूंढना है तो उसके उल्टा होगा। जैसे साइन रेशियो का साइन थीटा, देखो साइन थीटा का रेंज होता है 1 और -1 के बीच में। मतलब थीटा अगर आप कुछ भी रखेंगे तो पूरे साइन थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बाहर नहीं जाएगा, -1 और 1 के बीच में रहेगा साइन का वैल्यू। आप करके देख सकते हो, साइन 30 का वैल्यू क्या आता है 1/2, साइन 45 का वैल्यू क्या आता है 1/√2। अब ये स्टैंडर्ड एंगल से आप दुनिया का कोई भी एंगल उठाओ और इसकी जगह रखो, साइन का वैल्यू जो आएगा वो -1 से नीचे नहीं आएगा, 1 से ऊपर नहीं। तो सेम कॉस थीटा का है। लेकिन जब आप इसका रेसिप्रोकल लेते हो तो 1/sin लेने के बाद ये इनइक्वालिटी उल्टी हो जाती है, तो 1/sin होता है कोसेक। तो कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 से ग्रेटर होता है लेकिन -1 से छोटा होता है। मतलब मैंने आपको दिखाया था कि अगर ये आपका -1 और -1 का लाइन है तो अंदर साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यूज होते हैं और बाहर होता है कोसेक एंड सेक, कोसेक एंड सेक। आ रही बात समझ में? तो 1 से ऊपर कोसेक का वैल्यू रहेगा 1 या 1 से ऊपर, -1 या -1 से नीचे कोसेक और सेक का वैल्यू रहेगा। और साइन और कॉस का क्या रहेगा इसके अंदर? टैन क्या होता है? टैन को इनफिनिट वैल्यू होते हैं, कॉस को इनफिनिट होते हैं। टैन का ग्राफ कैसे होता है? -π/2 to π/2 अगर आप लेते हो तो यहाँ पर डिफाइन नहीं होता, यहाँ से इधर इनफिनिट जाता है, यहाँ से इधर इनफिनिट जाता है, और यही हर पीरियड के अंदर यही होता है। समझ आ रही बात? तो इसमें आप क्या गलती कर रहे हो? आप रिवीजन नहीं कर रहे हो, तो बेटा रिवीजन में लग जाए, जगह पे रिवीजन में लग जाए, जहाँ पे भी टाइम मिला रिवीजन में लग जाए। आ रही बात हमें? थोड़ा टाइम मिला रिवीजन कर लो। आ रही बात समझ में? हाँ, बैठना है, याद करना है। ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या फॉर्मूले लिखिए, हर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज क्या होता है लिख दिया, डोमेन क्या होता है लिख दिया। आ रही बात समझ में? थीटा क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं लिख दिया, स्ट्रेट लाइन में क्या क्या पढ़ा लिख दिया, सर्कल में क्या क्या पढ़ा लिख दिया, सीक्वेंस सीरीज में क्या क्या पढ़ा लिख दिया, लॉगरिथम के क्या फॉर्मूले लिख दिए। पूरा कुंडली लिख देना है, कुछ आगे पीछे छोड़ना नहीं है। तो रिवीजन करो तो आगे का कोई मतलब है, तब कभी भी एग्जाम्पल सॉल्व कर पाओगे कोई भी। ये इतनी छोटी बात को लेकर आप जैसे cos 2 थीटा = -1, तो बस ये देखना है कि एंगल तो कुछ भी हो सकता है, क्या cos का वैल्यू -1 हो सकता है? तो बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि cos थीटा का वैल्यू 1 और -1 दोनों हो सकते हैं या दोनों के बीच में हो सकते हैं। तो cos थीटा = -1 बोला है, तो सॉल्यूशन होगा, जो भी होगा। हमें बस ये पूछा है कि क्या इसको सॉल्यूशन होगा? बिल्कुल होगा भाई। क्यों? क्योंकि cos 2 थीटा लाइज बिटवीन -1 and 1। आ रही बात समझ में? हाँ। दूसरा cos² थीटा = -1 है, क्या इसको सॉल्यूशन होगा? देखो अब इसको सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा, ये तो बात बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि cos थीटा कुछ ना कुछ वैल्यू आने वाली है।
और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या वो नेगेटिव हो सकता है? नहीं। तो किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव होता है। तो क्या कर रहे हो आप लोग कि cos थीटा का वैल्यू कुछ भी रख रहे हो तो उसका स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता, तो इसलिए इसको सॉल्यूशन नहीं रहेगा। मतलब आपके पास ऐसा कोई नंबर, ऐसा थीटा, कोई भी थीटा नहीं है कि जिसके cos रेशियो का वैल्यू जो भी आएगा उसका स्क्वायर करने पर आपको -1 मिले। फिर 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3। अगर आप sin थीटा का वैल्यू लिखते हो तो वो आएगा 3/2 और 2 से इसको डिवाइड किया तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 1.5 ही आ रहा है, समथिंग क्या 1.5 आ रहा है, और 1.5 तो 1 से ग्रेटर है, तो sin थीटा का वैल्यू क्या 1 से ग्रेटर हो सकता है? तो इसको भी सॉल्यूशन नहीं है। बात करें tan थीटा इज इक्वल टू π/3 की, तो tan का वैल्यू तो कुछ कितना भी बड़ा हो सकता है, इनफाइनाइट होता है, तो ये तो आराम से इसको सॉल्यूशन मिल जाएगा। आ रही बात समझ में? तो कल क्या करना है आप लोगों को? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन जो है मिसलेनियस के अंदर उनके हाँ जितने भी क्वेश्चन दिए उसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसके साथ में और 3-4 क्वेश्चन दे देता हूँ मैं आपको। पहला क्वेश्चन, इसको भी ट्राई कीजिए। 4 sin x cos x plus 2 sin x plus 2 cos x plus 1 is equal to 0। नंबर 2, find the general solution of secant square 2x is equal to 1 minus tan 2x। नंबर 3, find the general solution of sin 2x plus sin 4x plus sin 6x is equal to 0। नंबर 4, ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं। ये हमारे समय में किताबों में दिए हुए रहते थे, आप लोगों को बहुत स्टडी का बर्डन हो रहा है इसलिए किताबों से अच्छे अच्छे क्वेश्चन हटा दिए। तो ये नवनीत वालों ने उसको रखा है पुराने क्वेश्चन को भी, जो पहले एक्सरसाइज का हिस्सा हुआ करते थे, तो सारे अच्छे क्वेश्चन थे। चौथा क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 tan x minus cot x plus 1 is equal to 0। और पांचवा क्वेश्चन है, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cot x plus tan x is equal to 2 cosecant x, ठीक है। हाँ बेटा, सभी की हिंट्स दिए देता हूँ मैं, है ना, उसके हिसाब से, ठीक है। हाँ, सबसे पहले वाले का हिंट क्या करेंगे बताइए, क्या दिख रहा है? 2 into sin 2x plus 2 sin x is equal to डिवाइड कर लो। तो ये खाली का बात है तू सॉल्व के लिए? हाँ, सांग 2 sin 2x plus 2 ये 2 sin 2x का म्हणते तू? 2 into sin Sir, 2x 4 होतं त्याला 2 ने डिवाइड डिवाइड केलं त्याने 4 ला 2 ने 2 sin x cos x plus sin x cos x। हाँ, 1 मग तिथे 1 minus cos 2x त्याला स्क्वेअर करून काढायचं। बर, आणि असं केलं तर या दोन टर्म मधून 2 sin x ला कॉमन घेतलं, ह्याच्यात 2 sin x दिसतोय, ह्याच्यात 2 sin x दिसतोय, पहिल्या दोन टर्म्स मध्ये दिसतोय 2 sin x कॉमन घेतला, इथं काय उरलं रे? 2 cos x, इथं काय उरलं रे? 1 उरलं ना, प्लस 1, आणि याला जशा तसं समजा 2 cos x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आता ही एक टर्म आहे आणि ही एक टर्म आहे, या दोन टर्म्स मध्ये काय कॉमन आहे? 2 cos x प्लस 1, तो ब्रॅकेट मध्ये काय राहील? 2 sin x, इथे काय होईल? प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दोन ब्रैकेट से मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ? आइदर 2 cos x plus 1 is equal to 0 और 2 sin x plus 1 is equal to 0। तो cos x का वैल्यू क्या मिला? -1/2 और sin x का वैल्यू क्या मिला? -1/2। अब आगे का आप कर लो, जनरल सॉल्यूशन लिखो आप, ठीक है। आएगा अभी इसके आगे? हाँ हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है? सेकंड स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। tan के फॉर्म में लिखिए, हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर x, tan स्क्वायर 2x, सेकंड स्क्वायर x इज नथिंग 1 प्लस tan स्क्वायर
2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x, तो 1 1 गया तो बचा क्या tan स्क्वायर 2x, और इसको इधर ले आइए प्लस tan 2x इज इक्वल टू 0, तो दोनों में से tan 2x कॉमन निकालिए तो ब्रैकेट में बचेगा tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो लिखेंगे tan 2x इज इक्वल टू 0 और tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आगे आप लोग सॉल्व कर सकते हो, मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बस थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्या करेंगे 3 में 2 tan x माइनस cot x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या कर सकते हैं, साइन कॉस के फॉर्म में लिख के देख सकते हैं। सर थर्ड वाला चौथा दूसरा हाल चलूंगा। अच्छा क्या करना है फिर थर्ड वाला, ओके हाँ, sin 2x प्लस sin 4x प्लस sin 6x। आता ह्या क्वेश्चन मध्ये बघा मुद्दाम त्यांनी sin 2x ला 6x ला दूर लिहिलेले, तुम्ही जर ह्या दोघांना याला sin c प्लस sin d चा फॉर्मूला वापरला तो c प्लस d बाई 2 में आपको 4x मिलेगा और कॉमन निकल सकता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं sin 2x और sin 6x को साथ में लिखता हूँ, मैंने लिखा sin 6x प्लस sin 2x प्लस sin 4x, रीअरेंजमेंट ऑफ टर्म्स, क्यों sin c प्लस sin d यूज करना है, तो sin c प्लस sin d क्या होता है 2 sin c प्लस d बाई 2 मतलब 4x इंटू cos c माइनस d बाई 2 2x प्लस sin 4x इज इक्वल टू 0, तो क्या कॉमन निकलेगा इसमें से sin 4x इज कॉमन निकलेगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो sin 4x इज इक्वल टू 0 और 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, बताइए cos 2x इज इक्वल टू -1/2, करिए सॉल्व इसको आगे। 2 tan x माइनस cot x प्लस 1, 2 tan x माइनस cot x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, क्या करें, cot को 1/tan लिखे, cot को 1/tan लिख के tan स्क्वायर में लाए इसको, मान लो अगर मैं लिखता हूँ cot को 1/tan प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो एलसीएम बन जाएगा tan, जो उधर जाके 0 में समा जाएगा, तो इधर tan से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 tan स्क्वायर x माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 0, तो ये क्या बन जाएगा प्लस tan x प्लस tan x, हाँ तो ये क्या बन जाएगा 2 tan स्क्वायर x प्लस tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, क्वाड्रेटिक बन गया ना, क्या रूट्स है इसके अवेलेबल, -2 मल्टीप्लिकेशन आया और +1 एडिशन आया, 2 and -1, तो इसको क्या लिख सकते हो 2 tan स्क्वायर x प्लस 2 tan x माइनस tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2 tan x ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा tan x प्लस 1 माइनस 1 tan x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो tan x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 2 tan x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो tan x इज इक्वल टू -1 और tan x इज इक्वल टू 1/2। अब आगे आपकी जिम्मेदारी, सॉल्व करा घरी दोन आरामात, ताण घ्यायची गरज नाही, लय ताण यायलाय का क्वेश्चन नंबर क्या दिया है cot x प्लस tan इज इक्वल टू, हे बघा these are all non coplanar vectors, म्हणजे नॉन कोप्लेनर वेक्टर म्हणजे आपण म्हणत नाही का वेगवेगळे व्यक्तिमत्व असतील जे एका प्लेन मध्ये नहीं, तो असं समझा एक तरीके की सोच नहीं है, अब इनमें कोई भी रिलेशन मौजूद नहीं है ना, एक कॉट में है एक टैन में है, मान लो कॉट को भी टैन में लिख दिया, हे चले स्क्वेअर वर दान काय रे चालते स्क्वेअर, कारण कॉट आणि टॅन कॅन्सल होऊन जाते, कॉट स्क्वेअर आणि टॅन स्क्वेअर येते,
पण मी काय म्हणतो माहिती का, म्हणजे मला प्रथम दर्शनी पाहिल्यावर काय दिसतं का बाबा कॉटला साइन एंड कॉस मध्ये लिहा ना, अगर एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते सबको तो सबको एक जैसा तो बनाया जा सकता है ना। कैसे करेंगे रे बाबा, कॉट को लिखेंगे कॉस बाय साइन, टैन को लिखेंगे साइन बाय कॉस, कोसेक को लिखेंगे 2 बाय साइन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में तो cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1, डिनोमिनेटर में sin x into cos x इक्वल टू 2 sin x, तो दोनों तरफ sin से मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? sin x कैंसिल Sin x ए दोनों ए sin x कैंसिल कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं डिनोमिनेटर में तो ये होती है गलती, ना बोल रहा है ये बच्चा। sin x कैंसिल कर रहे हो बाय डिवीजन तो गलत है, sin x कैंसिल कर रहे हो बाय मल्टीप्लिकेशन क्या गलत है? क्या गलत है भाई? जीरो से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, पूरी दुनिया कर रही है जीरो से मल्टीप्लाई। क्या हाँ? अरे मैं sin x को कैसे कैंसिल कर रहा हूँ? बाय मल्टीप्लाइंग sin x ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ मैंने sin x से मल्टीप्लाई किया तो ये sin x हट गया, तो क्या बचा मेरे पास? 1 by cos x is equal to 2, this implies cos x is equal to 1 by cos x। अब मैं नहीं करता इसके आगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डिक्लेयर करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन खत्म हो चुका है। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप लोग मिसनेस एक्सरसाइज से बचे हुए ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के क्वेश्चन करें। और आप लोगों के ऊपर एक और जिम्मेदारी सौंपने जा रहा हूँ, आप टारगेट में अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन टॉपिक देखेंगे तो उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के ऊपर डिपेंडेंट क्लासिकल, क्रिटिकल, कॉम्पिटिटिव ये भी सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। नहीं आते हैं सॉल्यूशन में देखिए, नहीं समझते फिर भी तो आके पूछिए, लेकिन जल्द से जल्द निपटारा कीजिए। मैट्रिसेस को मैं जानबूझ के थोड़ा सा डिले कर रहा हूँ ताकि आप लोग भूल जाए तो फिर उसका रिवीजन में करा सकें, है ना, ठीक है। हाँ, अब आप मुझे बताइए, देखो एक बात समझिए आप, सब्जेक्ट्स क्या होता है, अगर मैं कोई चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो उस चैप्टर के मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, एक सर्टेन लेवल तक मैंने आपको ला के रख दिया, तो आपको मैंने इस स्थिति में लाया है कि आप उसके ऊपर मेहनत ले सकते हो। आ रही बात समझ में? तो बेसिक चीजें अगर नहीं समझ रही है तो पूछना है, क्योंकि उसमें अगर आपके दिमाग में कुछ क्लैरिटी नहीं है, मान लो कि कुछ ऐसा है कि कंफ्यूजन है, तो फिर दिक्कत आएगी आपको। तो हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसके अंदर की सारी चीज़ें जिस तरीके से बताई गई है उस तरीके से समझ में आई है कि नहीं, क्या वो मतलब जो भी बता रहे हैं उसको आप पकड़ पा रहे हो कि नहीं पकड़ पा रहे हो तो आगे डिस्कस कीजिए। क्लास में करना सही नहीं लगता तो बाद में आके कीजिए, और ऐसे डिस्कस कीजिए जैसे हम फालतू की चीज़ें डिस्कस करते हैं। फालतू की का क्या मतलब होता है, जैसे हम डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं ना, कि अरे वो मूवी देखा क्या, क्या मस्त लात मारा था रे उसमें, मतलब ये है कि बिल्कुल उसमें रस लीजिए, रस लेके डिस्कस कीजिए। मैथ्स में तो खास किया नहीं जा सकता, लेकिन फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में बहुत किया जा सकता है। तो खासकर फिजिक्स के टीचर्स आपके दोस्त होने चाहिए बहुत अच्छे, क्योंकि फिजिक्स में बहुत स्कोप होता है चीजों को बताने का, ठीक है। ए भाई तू मेरी दुनिया का ही कोई हिला रहा रे, तर म्हणून मला बसू देत नाही तिकडे. तू तो बसत नको भाऊ, लक्ष देते का? एकमेकांसोबत डिस्कस करत जा, चीजों को समझना बहुत जरूरी है। मैथ्स भी एक दूसरे के साथ डिस्कस कीजिए, फालतूच्या गोष्टीवर चर्चा करेपर्यंत विषयासोबत डिस्कशन, आणि झाकली मूठ 1.25 लाखाची ठेवायची नाही, बंद मुठ्ठी 1.25 लाख की म्हणतात ना, म्हणजे बाबा आपण काय ते कळू द्यायचं नाही, उगत डिस्कशन केलं आपल्याला येत नाही कळलं काय होणार आहे। उलट डिस्कशन मधून तुमचा विषय क्लिअर होऊ शकतो। तुम्हाला जर वाटत असेल हा मला लय भारी कळलाय हा कॉन्सेप्ट, आणि समोरच्या 2-3 प्रश्न फेकून मारले आणि नाही उत्तर देता आले, उलट तुम्हाला रिअलाइज होईल की साला आपण हा विचारच नव्हता केला। त्याच्यामुळं येडे बी शहाणे होते। समजा तुमची गाठ येड्याशी पडलीच तर कॉन्सेप्टवर बोला, कळतंय का? आणि ही सवय लावून घ्या, आपल्या इथं ह्या सवयी नाहीये। दुसऱ्या देशामध्ये सायन्स डेव्हलप होण्याचं कारण आहे की ती एकमेकांना जेवायला बी घरी बोलवायचे, तर त्याच्यावरती म्हणजे जे PhD होल्डर्स असतील किंवा सायंटिस्ट लोक असतील ते एकमेकांसोबत गप्पा मारायचे त्याच्यावर,
समजा मी तुमच्यातले 5 जणांना बोलवलं बरं रविवारी जेवायला या माझ्या घरी, 4 तास आपण डायनिंग टेबलवर जेवण चालू आहे, गप्पा चालू आहे, ह्या गप्पा चालू आहेत का याचं काय झालं त्याचं काय झालं इथं असं झालं तिथं ना, ते 8 दिवस पहिले सांगायचे किंवा पुढच्या रविवारी माझ्या घरी जेवण आहे आणि येताना न्यूटन्स लॉ वाचून या, येताना काय करा ग्रॅव्हिटेशन वाचून या, त्याच्यावर आपण डिस्कशन करूया. सिरियसली सांगतोय मी, असं करतात ते लोक, लक्षात येते का? आणि मग त्याच्यावर त्यांचं मस्त पैकी डिस्कशन चालणार आणि प्रत्येक जण करून येणार ते. त्याच्यामुळे तुमच्यामध्ये बी जर तशा पद्धतीचं डिस्कशन झालं तर त्याच्यातून तुमचेच कॉन्सेप्ट चांगले होतील. आणि असंही होईल की तुम्ही जर चुकीचा कॉन्सेप्ट पकडला असेल, कारण आता प्रत्येक विद्यार्थ्याला टीचर सोबत बोलणं तर पॉसिबल नाही ना, कळतंय का? त्याच्यामुळे तुम्ही आपापसामध्ये तर बोलू शकतात, रिकामा बोलण्याऐवजी हे बोला ना, कळतंय का? ठीक आहे. एलसीएम काय बेटा? नाही कळलं तुला? एलसीएम नाही कळलं? tan x आहे मान्य. हे काय झालं रे? काय tan झालं? आणखी 5 मिनिटं बाकी बेस खाली. इथं काय रे 1, इथं काय 1, पण तू एलसीएम काढला tan x आला, तू तिघांचाही एलसीएम tan x घेतला. मी इथं लिहिलं नाही, लिहितो तिघांचा एलसीएम tan x घेतला. मग आता इथं tan x नसताना घेतलाय ना, मग इथं वर मल्टिप्लाय करायचं. म्हणजे तू काय केलं, वर खाली tan x मल्टिप्लाय केलं, इथं वर खाली tan x मल्टिप्लाय केलं, म्हणून तिघांचा एकच डिनोमिनेटर आला. मग इथं tan x मल्टिप्लाय केलं 2 tan स्क्वेअर 1 झालं, इथं तर ऑलरेडी होता म्हणून इथं मल्टिप्लाय करायचं नाही, इथं नव्हतं म्हणून मल्टिप्लाय केलं आणि हा डिनोमिनेटरचा इकडे घेऊन 0 मध्ये सामावून टाकला. कळलं? तर सोल्युशन ऑफ ट्रायंगल मध्ये सगळ्यात पहिले आपण शिकणार आहोत पोलर कोऑर्डिनेट. कळते? हा बेटा, पोलर कोऑर्डिनेट्स आपण शिकणार आहे. एक कोऑर्डिनेट्स आपण शिकलो होतो कार्टेशियनचे. डेकार्टनं जी त्याची सिस्टम सांगितली होती तुम्हाला की प्लेन मध्ये तुमचा पॉइंट आहे, तर त्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स तुम्ही, प्लेन मध्ये जो पॉइंट आहे त्या पॉइंटची एक्झॅक्ट पोझिशन तुम्ही कशी सांगताय? आपल्या अर्थ सरफेस वरती जो काही आपण एखादा प्रदेश म्हणतो त्या प्रदेशाचे कोऑर्डिनेट्स असतात, तसंच प्लेन वरती जर एखादा पॉइंट दिलेला असेल तर त्या पॉइंटची पोझिशन विथ रिलेटिव्ह टू ऍक्सिस, विथ रिलेटिव्ह टू 2 परपेंडिक्युलर लाईन्स तुम्ही सांगत असतात की तो प्लेन फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये, सेकंड, आणि त्याच्यामधूनच तुम्ही सेट लाईन मध्ये शिफ्ट ऑफ ओरिजिन आणि रोटेशन ऑफ ऍक्सिसचा कॉन्सेप्ट पाहिला असेल की तुम्ही जर कोऑर्डिनेट ऍक्सिस असा समजलाय, समजून घ्या ह्या बोर्डाचे जे 2 एजेस आहेत, एक हॉरिझॉन्टल आणि एक व्हर्टिकल, जे याच्या बाउंड्री आहे, मी याला एक्स ऍक्सिस म्हटलं, याला वाय ऍक्सिस म्हटलं, तर ह्याच्याशी रिलेटेड प्लेन मधल्या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट काहीतरी येत आहे. म्हणजे मी जर याला एक्स ऍक्सिस म्हटलं, याला वाय म्हटलं, तर ह्या प्लेन मध्ये जो काही पॉइंट असेल तो फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये असेल. पण मी काय केलं, ह्या ओरिजिनला शिफ्ट केलं, हा इथं ओरिजिन आहे ना, ह्या ओरिजिनला नेऊन मी इथं टेकवलं. आता काय झालं रे, पहिले जे सगळे पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रंट मध्ये वाटत होते ते आता वेगवेगळ्या क्वाड्रंट मध्ये डिवाइड झाले. म्हणजे तुम्ही हे जे कोऑर्डिनेट्स लिहित असतात हे विथ रेफरन्स टू 2 परपेंडिक्युलर लाईन्स लिहितात, म्हणजे एक्स आणि वाय ऍक्सिसच्या रेफरन्स मध्ये लिहित असतात. ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट लक्षात ठेवणं गरजेचं आहे. रेफरन्स बदलला, कोऑर्डिनेट्स बदलले. ऍक्सिस असा दिलेला आहे पण रोटेट केला, याला असं करून टाकलं, असं केलं, हाच तुमचा एक्स ऍक्सिस होता, असा फिरवला, परत कोऑर्डिनेट्स बदलला आणि त्याच्यासाठी ते रिलेशन डिफाइन केलेले. मग जसे पॉइंटचे कोऑर्डिनेट्स तुम्ही डेकार्टच्या सिस्टमला पाहत होतात, तसेच एखाद्या पॉइंटला प्लेन मधल्या, होय झोप आली होती ना, झोप आली रात्र तो झोप येत होती, तो तुम्हाला दोस्त यश, तो पोलर के कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे ये हमें देखना है. और फिर पोलर ने जो जिस तरीके से कोऑर्डिनेट्स को डिफाइन किया था, उन कोऑर्डिनेट्स का कार्टेशियन के कोऑर्डिनेट्स के साथ में, पोलर ने मतलब पोलर मुझे पता नहीं क्या था, लेकिन पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते क्यों बोलते हैं समझ में आएगा. जैसे यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन ओरिजिन होता है, वैसे वहाँ पर एक फिक्स पॉइंट होता है जिसको हम पोल बोलते हैं. ठीक है, तो उस हिसाब से हम कोऑर्डिनेट्स क्या लिखते हैं और उनका इनका रिलेशन क्या होता है वो डिफाइन करेंगे. क्वेश्चंस आते हैं बहुत बार कि अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस तरीके से. ठीक है, तो कल मिलते हैं और कल उसको डिस्कस करेंगे.